परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी का यही हाल है, ठीक है। आप तैयारियां खामोशी से करते रहिए, जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगा उस दिन वाकई यार मतलब आपको बिना बताए सबको मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों तैयारियां इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। और दोस्तों पत्थर जिसे हम लोग पूजते हैं दोस्तों, वो भी क्या होता है, भगवान की मूर्ति, वो क्या होती है, पत्थर ही तो होती है। लेकिन दोस्तों क्या, पत्थर भी कितनी बार चोट खाता है। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो दोस्तों बस इन्हीं सब लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। खैर ज़िंदगी तो वाकई संघर्ष से भरी है, हमें हर वक्त संघर्ष करना है, लड़ना है। दोस्तों एक खिलाड़ी जो है तब तक खेल को जीत सकता है जब तक वो उस खेल में बना हो, लेकिन जैसे ही दोस्तों वो खेल को छोड़ देगा बीच में तो खेल जीत ही नहीं सकता। तो उसी तरह दोस्तों अगर ज़िंदगी में हम लोग तब तक जीत सकते हैं जब तक हम लोग कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। वरना दोस्तों अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो फिर तो ना आप हार पाओगे, और जीतने की बात तो दूर छोड़ दो, आप हार भी नहीं पाओगे, आप हारे हुए खिलाड़ी भी नहीं कहला पाओगे। तो दोस्तों खेलते रहिए, मतलब ज़िंदगी में चलते रहिए, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। बस इसी उम्मीद पे ही तो संसार टिका है। तो बस मेहनत करते रहिए दोस्तों। और चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कैसे मेटल जो है, कोई भी मेटल जो है, एनी मेटल, कोई भी मेटल जो है दोस्तों किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसी सब चीज़ों को पढ़ेंगे। प्लस हम लोग आज के वीडियो में ये पढ़ेंगे कैसे, क्यों मेटल रिएक्ट करता है या क्यों नॉन मेटल रिएक्ट करता है, और पढ़ेंगे दोस्तों कि कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना भी रिएक्शन देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखा होगा। तो दोस्तों वहाँ पे क्या था, दोस्तों एक मेटल जो है दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा था, दूसरे को क्या कर दे रहा था, डिस्प्लेस कर दे रहा था। जो दोस्तों डिस्प्लेस हो रहा था वो क्या था, लेस रिएक्टिव। दोस्तों जो मेटल वाकई में डिस्प्लेस हो रहा था वो क्या था, लेस रिएक्टिव। दोस्तों अगर ये मान लो बेंच है, आपका बेंच है, इस पे आपका दोस्त श्यामू बैठा है, ठीक है, और उधर से क्या आया, रामू आया। रामू क्या है, इससे श्यामू से मजबूत है, ये फर्स्ट में बैठा था। रामू बोला श्यामू से कि चल श्यामू उधर, ठीक है। तो श्यामू क्या करेगा, चुपचाप बेचारा घसक जाएगा, क्यों, क्योंकि रामू मजबूत है। तो मजबूत वाला जो है कमजोर को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों मेटल भी जो है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपने कंपाउंड क्या करती है, अपने कंपाउंड सॉल्यूशन में जो उसका कंपाउंड है उससे डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। या मॉल्टन फॉर्म में जो मेटल है या सॉल्यूशन में जो कंपाउंड मौजूद है दोस्तों, उससे मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है मोर रिएक्टिव मेटल। तो दोस्तों प्रीवियस सेक्शन में हमने और पिछले ही वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा है कि सभी मेटल जो है एक तरह रिएक्ट नहीं करता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कोई भी मेटल जो है दोस्तों इक्वली रिएक्टिव नहीं होता है, मतलब सारा मेटल जो है उसी स्पीड से रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऑक्सीजन के केस में भी हमने देखा था, वाटर के केस में भी देखा था, ठीक है। We check the reactivity of the various metal with oxygen, water and acid, but all the metal, सभी मेटल क्या थे दोस्तों, रिएक्ट नहीं करता है रिएजेंट के साथ। So we are not able to put all the metal sample we had collected in decreasing order of reactivity. Displacement reaction studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metal. दोस्तों अब हम लोग ये सब चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम लोग जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार करने वाले हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होगा, और कैसे ये रिएक्टिव टेंडेंसी मतलब लेस रिएक्टिव से मतलब मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की ओर कैसे हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों
ये रिएक्शन से हमें उतना क्लियर नहीं हुआ, मतलब जो हमने कल रिएक्शन देखा था मेटल का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के, वाटर के साथ और एसिड के साथ, उससे क्लियर नहीं हुआ। बट दोस्तों इसको कौन क्लियर कर दिया, हमने चैप्टर 1 में दोस्तों पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था दोस्तों। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने हमारे कंफ्यूजन को क्लियर किया, साफ कर दिया रे बाबा। क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। इट इज सिंपल एंड इजी इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। दोस्तों अगर मान लो कि एक मेटल बी है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, एक मेटल बी है कोई भी, उसका हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, और एक मेटल ए है, दोनों को रिएक्ट करवाया। ये क्या है दोस्तों, मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है, और ये क्या है, ए तो मेटल था। अब जो प्रोडक्ट मिला हमें, क्या मिल गया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए। सॉल्ट सॉल्यूशन दोस्तों हमने जो गोल करके बना रहा है वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, मतलब दोस्तों क्या है, ए जो है बी को रिप्लेस कर दिया है। ये जो है ये डिस्प्लेसेस मेटल बी, ए जो है बी को डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है ज़्यादा रिएक्टिव है दोस्तों, ठीक है। ए क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कॉपर और आयरन की। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि कॉपर और आयरन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर और आयरन में से कौन सा है, तो ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आयरन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आयरन रिएक्टिव कैसे है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आगे, चलिए रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बात दोस्तों कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, ठीक है। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, सवाल दिमाग में आने ही चाहिए, अगर सवाल नहीं आएगा तो आपकी क्यूरियसिटी मतलब क्यूरियसिटी जो है हर एक बच्चे में होना चाहिए। अगर क्यूरियसिटी नहीं है तो जानने की इच्छा अगर नहीं है उसमें दोस्तों, तो जानेगा ही नहीं नई चीज़ों को। तो दोस्तों सबसे पहले आपका सवाल कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज कुछ नहीं, लिस्ट है मेटल का, ठीक है। कुछ मेटल है उनको अरेंज किया गया है उनके घटते एक्टिविटीज के अनुसार। कुछ मेटल लिया गया है, कुछ मेटल को दोस्तों उनको सजाया गया है उनके घटते एक्टिविटीज के अनुसार, ठीक है। तो इसी लिस्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट है उन मेटल का जिनको अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। तो इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज दोस्तों एक लिस्ट है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का नॉइज आ रहा है तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज उन मेटल्स का लिस्ट है जिनको अरेंज किया गया उनके डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ के अनुसार। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद दोस्तों इस सीरीज को तैयार किया गया है, जिसको हम लोग रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज अब क्या है दोस्तों, ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसको भी देख लेते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपका पूरा जो है रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको, सॉरी ऊपर है, ये पेज गायब हो गया यार। चलो हम लोग फिर से आ गए, फिर से लौट चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए ये क्या है, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है दोस्तों पूरा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये इतने सारे मेटल है दोस्तों। और नीचे जाने पर क्या हो रहा है, नीचे जाने पे रिएक्टिविटी घट रहा है दोस्तों। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। नीचे जाने पे रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो पोटेशियम इज द मस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, तो पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। लिस्ट रिएक्टिव की बात करेगा तो गोल्ड क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव। दोस्तों आपने क्या दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ रखा है कि सिल्वर और गोल्ड जल्दी रिएक्ट नहीं करता है,
लेकिन एक ऐसा है एक्वा रिजिया दोस्तों जो से गोल्ड को भी डिजोल्व कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो एक्वा रिजिया का मैंने आपको रिवाइज करा दिया और एक्वा रिजिया के बारे में मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, तो जाइए जरूर देखिए उसको। तो दोस्तों ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद रहेगा तो रिएक्शन बनाने में और ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को नीचे जाने पे देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रहा है, नीचे जाने पे रिएक्टिविटी सीरीज घट रहा है दोस्तों, ठीक है। और आपसे ऊपर में क्वेश्चन पूछा था कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे कौन है दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है क्या, कौन, कॉपर। तो इसका रिएक्टिविटी जो है कम होगा देन आयरन से, मतलब आयरन इज Fe इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू व्हाट, कॉपर, ठीक है। अब बाकी ये दोस्तों आपको क्वेश्चन रहा, तो ये सवाल आप खुद करके देखिएगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। अब हम लोग आते हैं सबसे मस्त टॉपिक पे, आज का सबसे मस्त टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है और इम्पोर्टेंट भी, वो कौन सा है, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल तो पढ़ चुके हैं दोस्तों कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ रखी है। अब बात यह है कि मेटल और नॉन मेटल दोस्तों रिएक्ट कैसे करेगा, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करेगा, दोनों कितने अपोजिट है दोस्तों, आपने ये तो पढ़ रखा है, दोनों ही लगभग बिल्कुल ही अपोजिट है दोस्तों, और इसको आपने पढ़ रखा है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कैसे वो दोनों रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों क्या है, हमने मेटल का बहुत सारा रिएक्शन दिखा है। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, मेटल दोस्तों सवाल ये है कि मेटल रिएक्ट क्यों करता है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में क्लास 9 में पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो मैं 9th का क्लास जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो जूनियर और सीनियर क्या देखना है, कंसेप्ट क्लियर करने से मतलब होना चाहिए। चाहे आप 10 में हो के 9 का पढ़ना पड़े तो भी अच्छी बात है, और अगर आप 10 में हो के 11 का पढ़ रहे हो मतलब आपके नॉलेज के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 10th में ही 11th का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, तो दोस्तों वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कुछ। और लेकिन ऐसा कभी मत फील करिएगा कि मतलब अगर मैं हायर क्लास में हूँ तो लोअर क्लास का कैसे वीडियो देखूं या पढ़ूं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई जूनियर बच्चा भी है और आपको लगता है कि वो चीज़ जूनियर वाला बता सकता है तो उससे भी पूछ लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं जितना इस वीडियो में होगा मैं बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपने नोबल गैस का नाम सुना होगा, क्या दोस्तों, नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज नोबल गैस, तो नोबल गैस के बारे में अगर आपने सुना होगा दोस्तों, नोबल गैस, इसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनर्ट गैस। इसका जो रिएक्टिविटी होता है दोस्तों नोबल गैस का और इनर्ट गैस का जो रिएक्टिविटी होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है। इसका रिएक्टिविटी कम क्यों होता है दोस्तों, तो इसका रिएक्टिविटी कम इसलिए होता है क्योंकि जितने भी नोबल गैस वाले एलिमेंट है या इनर्ट गैस एलिमेंट है उन सब का वैलेंस सेल मतलब बाहरी सेल जो है दोस्तों फिल्ड होता है। क्या होता है, फिल्ड होता है, ठीक है। उनका ऑक्टेट जो आउटर वैलेंस सेल होता है उनका ऑक्टेट दोस्तों कंप्लीट होता है, ठीक है। We therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain a completely filled valence shell, ठीक है। लेट अस लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस का कुछ नाम बताइए दोस्तों। तो नोबल गैस जैसे आपको हो गया, क्या हो गया दोस्तों, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, इनर्ट गैस है या नोबल गैस। इनका जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो है वैलेंस सेल जो होता है दोस्तों उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है सिर्फ हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम का जो है दोस्तों इसका भी आउटर में सेल जो होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन इसका ऑक्टेट नहीं होता है, ठीक है, इसका डबलेट होता है। वी कैन सी फ्रॉम द टेबल 3.3 दैट द सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। दोस्तों सोडियम एटम जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इफ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल देन इट्स एल सेल नाउ बिकम द आउटर। देखिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, बड़े अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। दोस्तों ये बीच में आपको मान लो सोडियम, मैं केवल दिखा रहा हूँ, ऐसे सोडियम हो गया, सोडियम, ठीक है।
दोस्तों शुरुआत में ये कौन सा सेल हो गया, ये हो गया दोस्तों आपको के सेल, और के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये के सेल की टेंडेंसी मैक्सिमम टेंडेंसी 2 ही इलेक्ट्रॉन की है। उसके बाद दोस्तों आता है एल सेल। एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहली बात ये कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब दोस्तों इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 रहेगा। तो शुरुआत में दोस्तों क्या होता है, सोडियम के के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बन गए, 6 बन गए और 8 इलेक्ट्रॉन। तो के एल ये हो गया एल, और एक आउटर मस्ट जो वैलेंस सेल जो बचा दोस्तों उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों मेरे पास 1 रुपया है और आप 99 रुपया मुझे दे दो ताकि मुझे 100 बन जाए, तो कोई नहीं देने वाला, आपको कोई नहीं देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 99 है, 95 है, आप मुझे 5 या 1 दे दो, तो देने की सोच भी सकता है, दे देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब इसको ये एक क्या है दोस्तों, इसके पास केवल 1 है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देने वाला इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों ये सोचता है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं, तो ये एम सेल क्या होगा दोस्तों, एम सेल खत्म हो जाएगा, एम सेल क्या हो जाएगा, खत्म। अगर ये आउटर मोस्ट सेल में से दोस्तों क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसके पास कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब के में 2 और एल में 8। तो दोस्तों अब इसका आउटर मोस्ट सेल जब लूज कर देगा तो आउटर मोस्ट सेल एम नहीं रहेगा, अब इसका आउटर मोस्ट सेल जो हो गया एल हो गया। तो एल में तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 8, और जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल ऑक्टेट होगा दोस्तों। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज द 11 प्रोटॉन but the number of electron has become 10, so there is a net positive charge giving the sodium cation। दोस्तों क्या है, सोडियम जो है दोस्तों क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को जब लूज कर देगा, सोडियम जो है दोस्तों जब 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा दोस्तों, तो इस पे क्या हो जाएगा, सोडियम जब दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके पास बच जाएगा कितना, केवल 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ये आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये सोडियम है दोस्तों, सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके पास प्लस चार्ज आता है, क्यों आता है तो उसको भी मैं समझा देता हूँ। सोडियम जब दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाता है सोडियम पे, क्यों, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में जब इसके पास सोडियम के पास शुरू में दोस्तों 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब ये लूज कर देता है दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन को, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाती है, बट प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन क्या है होता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो नेट चार्ज क्या आएगा दोस्तों, प्लस जब ज़्यादा हो और माइनस कम हो तो नेट चार्ज दोस्तों इस पर प्लस आएगा। तो इस वजह से सोडियम क्या हो जाता है, प्लस, सोडियम क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल हो चाहे नॉन मेटल दोस्तों, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ताकि ये स्टेबल हो जाए, ये रिएक्ट नहीं करना चाहता दोस्तों। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्ट नहीं होगा। हम लोग भी पर इसीलिए रहे ताकि हमें एक जॉब मिल जाए, हमारा मतलब स्टेबल हो जाए हम लोग भी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग क्लोरीन की। अगर आप लोग बात करेंगे किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या, क्लोरीन अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा दोस्तों कितना होगा दोस्तों, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और मास नंबर 35.5 के करीब होता है। खैर हमें मास नंबर से मतलब नहीं अभी। जब क्लोरीन अपने ओरिजिनल स्टेट में है, क्लोरीन जब दोस्तों अपने ओरिजिनल स्टेट में है तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17,
और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या दोस्तों कितनी है 17। ठीक है, मतलब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, ये हो गया आपका के सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए। अभी हमें और 15 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो हमने बनाया एल सेल। एल सेल में दोस्तों एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो ये 4 2 6, 6 2 8। अब बचा दोस्तों क्या, एम सेल। एम सेल जब बचा दोस्तों, एम सेल जब बचा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 8, मतलब 10 हो चुका है, 7 और बचा। तो एम सेल में, क्लोरीन के एम सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब दोस्तों इसे मात्र केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको क्या चाहिए दोस्तों, ये चाहता है कि मुझको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये इलेक्ट्रॉन वो वाला है जो गेन करेगा। ठीक है, तो क्लोरीन दोस्तों चाहता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा अगर दोस्तों सपोज, अरे यार, क्लोरीन को दोस्तों अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। अब दोस्तों ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है सोडियम, क्योंकि सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है। तो दोनों में बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं, बॉन्डिंग बनेगा ना दोस्तों, तो दोनों अब बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह दोस्तों क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन करेगा उसको जो है क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा उसको जो है क्लोरीन गेन कर लेगा। और जब क्लोरीन दोस्तों गेन कर लेगा, देखिए पहले था क्लोरीन, इस पे चार्ज कितना था दोस्तों, 0, चार्ज 0। ये भी एलिमेंट है, अनायन, अनायन या कटायन, ये चार्ज पार्टिकल है ही नहीं क्लोरीन अभी। मगर दोस्तों जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, अब ये क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि ये जो क्लोरीन है दोस्तों, इस क्लोरीन के पास दोस्तों प्रोटॉन की संख्या थी 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17। मगर जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया दोस्तों, अब प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही रह गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 18। यहाँ पे दोस्तों प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे नेट निगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए क्लोरीन पे क्या आता है दोस्तों, निगेटिव चार्ज आता है। क्लोरीन पे ही नहीं, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो ये रहा। तो कुल मिला के दोस्तों ये अपना सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और ये NaCl बन गया, NaCl। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन, अगर आप Cl- लिखते हो, अगर आप Cl लिखते हो तो ये क्लोरीन है, लेकिन अगर आप Cl- लिखते हो तो ये क्लोराइड आयन हो गया। अगर आप सोडियम लिखते हो दोस्तों तो ये क्या है, Na लिखते हो केवल तो ये सोडियम है, लेकिन जैसे ही Na पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया तो ये सोडियम आयन बन गया। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड आयन जो होता है दोस्तों, दोनों एक अपोजिटली चार्ज है, क्योंकि सोडियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे को पकड़े रखेगा, किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज अ सोडियम क्लोराइड। अब दोस्तों ये सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है और NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और जब ये NaCl बन जाएगा दोस्तों, तो किसी भी दो चीज़ों के बीच में दोस्ती बने रहने के लिए क्या होता है, उन दोनों में जब दोस्ती बने रहने के लिए दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। उसी तरह दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए, उसी तरह सोडियम और क्लोरीन NaCl बने रहे, सोडियम और क्लोरीन NaCl बने रहे, इसके लिए उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। It should be noted that the sodium chloride does not exist as a molecule but aggregate of opposite charge ion। सोडियम क्लोराइड दोस्तों एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों बस चार्ज की तरह मिले हुए हैं, एग्रीगेट है, एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन।
और कुछ आयनिक कंपाउंड। और दोस्तों ये देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, जब आपको बॉन्ड बनेगा किससे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पर क्या था दोस्तों, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन की बात करेंगे दोस्तों तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था। अब सोडियम क्या किया दोस्तों, सोडियम जो है अपना ये इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर, शेयरिंग नहीं है, ये ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को पूरी तरह से दे दिया और तब जाके ये बन जाता है क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये एक वैसा कंपाउंड जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बोलते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम MgCl2 दोस्तों क्या है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड मैंने बोला इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। तो दोस्तों आप इस रिएक्शन को देखिए, दोस्तों, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 है। मैग्नीशियम का जो दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। क्लोरीन का तो आपको पता ही है दोस्तों, अभी हमने देखा 17 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम जब अपने आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके पास जो सेल बचेगा वो अब एज अ आउटर मोस्ट सेल की तरह काम करेगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा और Mg2+ बन जाएगा। Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 रहेगा, लूज कर दिया। अब क्लोरीन दोस्तों 2-8-7 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288। तो मैग्नीशियम के पास क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए हमारे पास एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए दोस्तों 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, 2 क्लोरीन की। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को एक एक क्लोरीन में बांट रहा है, तो MgCl2 बन जाता है। क्या बन जाता है, MgCl2। The compound formed in this manner by the transfer of electron from a metal to non-metal, जो कंपाउंड फॉर्म होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, तो मेटल से नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो और उसकी वजह से जो कंपाउंड बने उसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दोस्तों। और ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। एक बॉन्ड और होता है दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड बोलो। एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है दोस्तों नॉन मेटल्स में ज़्यादातर होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। द कंपाउंड फॉर्म, जो कंपाउंड फॉर्म करे कैसे, द कंपाउंड इन दिस मैनर को कट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म्ड, अरे रे 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 रे, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर नॉन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो दोस्तों ये डिफिनेशन रहा आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, और हमने 2 एग्जाम्पल भी देखा, एक MgCl2 देखा और एक NaCl देखा। ठीक है, KCl भी दोस्तों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है, तो आप ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, और आपको कैसे फॉर्म करता है NaCl और MgCl2 ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ड्राइंग जो बनाना है उससे पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। तो वैसा कंपाउंड जो फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, वैसा कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल की वजह से बनेगा, उसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलेंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। और दोस्तों इस आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स काम करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है। और ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। हमने आयनिक कंपाउंड पर है, अब आयनिक कंपाउंड का क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि एक एक्सपेरिमेंट है, क्या एक सेटअप दिया है, एक्सपेरिमेंट सेटअप। ये क्या है, बर्नर है और ये स्पैटुला है। स्पैटुला दोस्तों एक चम्मच की तरह से होता है, ठीक है। और स्पैटुला में कुछ सैंपल लिया गया है, ठीक है। एक सॉल्ट सैंपल को हीट कर रहा है और ये दोस्तों देखो ये क्या है, ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो ग्रेफाइट रड है दोस्तों, ये दोनों ग्रेफाइट रड है, एक जो है एनोड की तरह काम करेगा और एक जो है कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है। एक जो है एनोड की तरह काम करेगा और एक जो है कैथोड की तरह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। ये बल्ब है और ये स्विच है। अगर दोस्तों इससे चार्ज आयन पास करेगा दोस्तों, चार्ज आयन जब पास करता है तो कंडक्टिविटी होती है, बल्ब जल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला बात, फिजिकल नेचर ऑफ द आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर क्या है, मतलब देखने से या छूने से कैसा लगेगा वो आयनिक कंपाउंड दोस्तों। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। पहली बात ये कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉलिड। क्यों सॉलिड होता है दोस्तों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दो पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स के बीच में। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन की वजह से, जिसकी वजह से वो सारा चीज़ जो होता है, मतलब मॉलिक्यूल या आयन जो होता है दोस्तों, आयन जो होता है एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। आयन्स जो होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो सॉलिड हो जाता है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जो होता है सॉलिड होता है दोस्तों। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स एंड समवॉट और हार्ड भी होता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है दोस्तों सॉलिड भी होता है और हार्ड भी होता है। रीजन दोनों का सेम है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन में बहुत ज़्यादा होता है। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। चूँकि दोस्तों ये सॉलिड है तो क्या होगा दोस्तों, आयनिक कंपाउंड जो होता है ब्रिटल होता है। ब्रिटल कहने का मतलब जब इस पर प्रेशर लगेगा तो ये टुकड़ों में बट जाएगा, ब्रिटल होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो दो पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में, एक आयनिक कंपाउंड में दो पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है दोस्तों, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड का क्यों हाई होता है, इसका रीज़न आपको मिल चुका है। सॉल्युबिलिटी की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर में। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दोस्तों सॉल्युबल होगा वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होगा कहाँ पे, अगर आप वाटर के अलावा कुछ सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो दोस्तों इन सब में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। और बात करते हैं दोस्तों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कि क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों हमें पता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इसका मतलब उससे कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल पास कर रहा है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन वर्क। दोस्तों अगर आपको पता हो तो या तो करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है, और आयंस में
आयंस में दोस्तों क्या होता है, चार्ज की वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से दोस्तों, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट और चार्ज पार्टिकल। दोस्तों जो भी आप सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन में दो तरह का आयन होता है, कटायन और अनायन, ठीक है दोस्तों, कटायन और अनायन होता है। तो ये इन्हीं सब चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो करता है। A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution. दोस्तों क्या है कि जब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर आपने आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया है वाटर में, सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसको वाटर में अगर डालकर सॉल्यूशन तैयार किया है आपने, तो उसमें क्या होता है, जो भी आयंस टूटता है, क्या होगा दोस्तों, आयनिक कंपाउंड को जब आपने वाटर में डाला तो वो जो है आयंस में टूटेगा, मतलब कटायन और अनायन में टूटेगा। और कटायन और अनायन क्या होता है दोस्तों, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर भागता है सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। मान लो दोस्तों कि अगर ये बीकर है, इसमें अगर मान लो आपने आयनिक कंपाउंड मतलब वाटर डाला था, ठीक है, मान लो कि ये है, ठीक है, और इसमें कटायन और अनायन दोनों है, ठीक है। कटायन क्या होता है, प्लस, और अनायन क्या होता है, निगेटिव। और दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड। तो कैथोड क्या होता है दोस्तों, ये कैथोड क्या है, कैथोड निगेटिव होता है, और एनोड दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो ये अनायन जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे इस सॉल्यूशन में दोस्तों, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पास करेंगे, तो कैथोड जो है अपना निगेटिव चार्ज, मतलब कटायन जो है अपना निगेटिव चार्ज मतलब कैथोड की ओर जाएगा, और अनायन जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा। तो ये दोस्तों आयंस का मूवमेंट होता है सॉल्यूशन में, और आयंस का जब मूवमेंट होता है सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड, जबकि यही आयनिक कंपाउंड को अगर सॉलिड स्टेट में लीजिएगा, जब इसी आयनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में लीजिएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो आयंस होता है वो मूव नहीं करेगा। सॉलिड आयनिक कंपाउंड जब अपने सॉलिड स्टेट में होता है तो आयंस जो होता है मूवेबल नहीं होता है, मूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगा। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। आयनिक कंपाउंड दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए। आयनिक कंपाउंड दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, और या उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उसके मोल्टेन स्टेट में। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टेन सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। क्योंकि दोस्तों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड के मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। और क्यों फ्लो करता है दोस्तों, तो फ्लो करता है क्योंकि जो हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन के बीच में, वो हीट की वजह से टूटने लगता है। और जैसे ही टूटने लगता है तो आयन्स जो होता है दोस्तों मूव करने लगता है, और जैसे ही आयन फ्रीली मूव किया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में है या मोल्टेन स्टेट में है। अगर सॉलिड स्टेट में है आयनिक कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में। जबकि अगर आयनिक कंपाउंड अगर मौजूद है किसमें, मोल्टेन स्टेट में, आयनिक कंपाउंड अगर मोल्टेन स्टेट में मौजूद है दोस्तों तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होता है, आयनिक कंपाउंड जब मोल्टेन स्टेट में हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होता है, क्योंकि जो आयंस होता है दोस्तों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूटता है, और टूटने की वजह से आयंस जो होता है फ्री हो जाता है, और जब आयन फ्री होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। फिर से हम लोग
अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कैसे पाया जाता है और कैसे हम लोग मेटल्स को निकालते हैं दोस्तों। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा। और किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ने के लिए दोस्तों आपको जीमेल पे मेरे मेल आईडी पे मैसेज करना है। मेल आईडी के थ्रू मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा जहां से आप लोग मुझे मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।